गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, मैं अमूल गौड़ी आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना चालू कर दिया था। हमारा 4th चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स और उसमें आज हमारा लेक्चर भी कौन सा है? 4th वन। तो बच्चों, आज हम लोग लास्ट टाइम का जो रिवाइज पार्ट था उसको हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या था। हम लोगों ने जिन जिन चीजों को देखा था वो क्या था। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने वर्क डन वगैरह के बारे में बात की थी, करेक्ट है क्या? जब हम लोगों ने वर्क डन वगैरह के बारे में बात की थी, उसके बाद में मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक क्या क्या पार्ट था, ग्राफ कैसे, पी वर्सेस वी का कर्व कैसे वर्क डन देता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम लोग एक नए से शुरुआत करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से। कहां से बच्चों? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस से। तो सवाल है बच्चों कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है? सवाल है ही नहीं बच्चों, कोई सवाल नहीं है। सिंपल सी बात है, जिन प्रोसेसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, हीट से रिलेटेड होता है, वो सारी चीजें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है। सिंपल। मुश्किल है? नहीं। उसमें ज्यादा ऐसा अलग सा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है हमें। हम बेसिक सी चीजों को पढ़ रहे हैं बेटा, तो बेसिक सी चीजों को पढ़ने के लिए अभी हम लोग देखते हैं आगे बेसिक सी ही चीजें देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको पहले मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता रहा हूं, बाद में हम लोगों को बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में जाना है। 5 से 6 प्रोसेसेस है, तो आज हम लोग एक बेसिक लेवल तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग हर एक स्टेप को देखेंगे। लेकिन उसके लिए जो जरूरी बैकग्राउंड है, उस जरूरी बैकग्राउंड को हम लोग देखते चलेंगे। और सबसे पहले अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे। इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम को हीट दी जाती है बाय सराउंडिंग या एनवायरमेंट या कोई भी चीज होगी, ठीक है? तो ऐसे हीट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव हीट। क्या कहेंगे बेटा? पॉजिटिव हीट। हीट गिवन टू सिस्टम ने अगर एनर्जी ले ली ना बाहर से, तो समझ लेने का कि क्या हुआ है? पॉजिटिव हीट एक्सचेंज हुआ है। चलो, यही देखो बच्चों, हीट गिवन बाय सिस्टम अगर हीट देता है टू एनवायरमेंट, तो क्या होगा बेटा? ये होगा निगेटिव हीट एक्सचेंज। समझे क्या? सो हीट कैसी होगी? निगेटिव। सो हीट कब पॉजिटिव होगी और हीट कब निगेटिव होगी, ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। जब सिस्टम हीट गेन करता है, पॉजिटिव हीट। अगर सिस्टम हीट लूज करता है, तो सिस्टम गेन के लिए पॉजिटिव। सिस्टम हीट गेन करेगा तो पॉजिटिव, सिस्टम हीट को अगर लूज करेगा तो बेटा क्या होगा? तो होगा निगेटिव। ओके, फिलहाल के लिए ये तो ठीक है। अब इसी के नेक्स्ट हम लोग वर्क डन के बारे में बात करते हैं। तुरंत इसमें ही बात कर रहे हैं वर्क डन के लिए। वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव वर्क। ओके, तो वो कौन हो गया बेटा? पॉजिटिव वर्क हो गया। और अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वो वर्क डन क्या कहलाया जाएगा मेरे दोस्तों? निगेटिव वर्क डन। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, करेक्ट ही है। आप लोग मान के चलना, समझ के चलना इसको। सबसे पहले ये कंसिडरेशंस, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। तो देखो, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय सिस्टम नेगेटिव। बस इतना याद रखो। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव वर्क डन। और इनके साथ में एक प्रोसेस जो जहां पे मैंने कल एक्चुअली खत्म किया था इस टॉपिक को, लास्ट वाले लेक्चर को, तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उन सारी प्रोसेसेस में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, व्हाट इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है,
यू मस्ट नो दिस। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, क्वासी स्टैटिक रुका हुआ लगेगा लेकिन रुका हुआ नहीं रहेगा, ऐसा अगर कोई चीज है तो उसको हम लोग कहेंगे क्वासी स्टैटिक। अगर मैं मेरी अंदाजे से बता रहा हूं तो मैं एकदम लोकल लैंग्वेज में बात करता हूं, मुझे मतलब ऐसे समझ में नहीं आता बेटा कि उसको कैसे मुश्किल किया जाए, तो मैं उसको अपनी भाषा में थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा ढंग से एक बार। इफ देर आर सर्टेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैपनिंग, ओके, it may happen the processes may take too much long time, too long time. When they take too long time, we call them as quasi static process. अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये ज्यादा टाइम लेती है, क्या करती है बेटा, ज्यादा टाइम लेती है, कितना ज्यादा, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली वो चल रही है, बहुत स्लोली हो रही है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सो क्या मैं एकदम सिंपल भाषा में ये कहूं कि यहां पे चेंजेस हो रहे हैं, बट चेंजेस occurs at infinitesimally slowly, बहुत स्लोली चेंजेस आ रहे हैं, बहुत स्लोली, तो हम लोग उसको कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब अगर ये खत्म हो गया बेटा, आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ग्राफिकल मेथड के थ्रू, फिर हीट का ट्रांसफर देखेंगे। दोनों भी पार्ट्स को समझने के लिए आप लोगों को एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, एक ही कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन के बारे में। ओके, किसके बारे में देखना है, वर्क डन। कब, ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सो वर्क डन देख रहे हैं ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हम लोग, एकदम खतरनाक वाले ध्यान की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सी चीजें हैं, बस बेसिकली जिसको ग्राफ समझ में आ गया वो एक्सप्लेन कर सकता है। जिसको ग्राफ रीडिंग नहीं आती है उनको ये हमेशा प्रॉब्लम ही लगेगा। ग्राफ को रीड करना बेटा ये पहले सीख लो। 8-9 से हम लोग ग्राफ को रीड करने की आदत है, मुझे ऐसा लगता है, और वो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो। ग्राफ को रीड करने से हमारा पूरा थ्योरी समझ जाएगा। मैं सिर्फ एक ग्राफ है उस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर वो ग्राफ आपको समझ में आ गया, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 तीनों के लिए एक ही ग्राफ बनाऊंगा। आपकी बुक्स में अलग अलग से 3 ग्राफ भी बनाए हैं, एक कॉमन ग्राफ भी बनाया है, हम एक ही ग्राफ के साथ चलेंगे और उससे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है, आपको तो पता है जब भी वर्क डन निकालना होता है तो वो कौन से ग्राफ के भरोसे पे निकालते बेटा, पीवी ग्राफ। सो इधर प्रेशर होगा डेफिनेटली और इधर वॉल्यूम होगा डेफिनेटली, करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखेंगे, समझो कोई तो एक इनिशियल पोजीशन होगी बेटा, यहां पे एक फाइनल पोजीशन होगी बेटा। अब थोड़ा सा इसको मैं रंगीन बना देता हूं, तो ये हो गया बेटा इनिशियल पोजीशन, ये हो गया बेटा फाइनल पोजीशन, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये एक पाथ है, क्या है, ये एक पाथ है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, बस पहले समझ लो, मैं अभी उसको समझाना बाकी है। हम लोग दूसरा एक पाथ देखते बेटा, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ऐसे 3 पाथ से हमारे इधर आने वाले। ठीक है, एक पाथ ऐसा हो सकता है बेटा, तो ऐसा एक पाथ है, और एक पाथ जो है बेटा वो ऐसा होगा, कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, कैसा, कहाँ है रे, कुछ तो एक दूसरा मुझे मार्कर चाहिए। तीसरा पाथ है बेटा ऐसा, ऐसा जाएगा और पैरेलली ऐसा जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए फिर जी, 3 डिफरेंट पाथ्स हमारे पास है। ठीक है, चलिए इसमें केसेस बनेगी बेटा। जी, हर एक चीज को समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आपका पाथ 1 है, सबसे पहले देखो ये पाथ 1 है हमारा। ठीक है, यहां पे मैं इसको मार्कआउट कर रहा हूं, ये पाथ 1 है। पाथ 2 जो है बेटा वो हमारा इधर है, और ये है हमारा पाथ 3। हम जिसको कंक्लूड करना चाहते हैं, हम लोग जिस चीज को दिखाना चाहते हैं,
उसको दिखाने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोगों को ये ग्राफ को रीड करते आना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो बेटा, ये पी आई है, ये पी एफ है, ये वी आई है, ये वी एफ है, ये इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है। ये बेटा क्या है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। ये इनिशियल पोजीशन पे अगर मैं यहां पे ए पे देखूंगा तो ए इनिशियल पोजीशन है जो क्या बता रही है बेटा, यहां पे ए ये इनिशियल पोजीशन है जो बताती है पी आई वी आई, और बी ये फाइनल पोजीशन है जो क्या बता रही है बेटा, ओ सॉरी, ठीक है चलो। अब ये क्या बता रही है बेटा, ये बता रही है P2 V2 या PF VF, करेक्ट है क्या? अगर हम लोग इनको देखेंगे, हम लोगों को इसको समझने की जरूरत है, ग्राफ्स को समझना है, ठीक है? आपका ध्यान है ना? चलिए तो ग्राफ को ढंग से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके इसको समझने की कोशिश करो। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तीनों प्रोसेस में क्या है, सेम। देखो इनिशियल स्टेट यहां पे A है, इनिशियल के बाद में फाइनल स्टेट भी वहां पे B है, तो तीनों भी पाथ्स के लिए क्या है बेटा, इनिशियल फाइनल सेम है। हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पाथ 1 के ऊपर। किसके ऊपर? पाथ 1। पाथ 1 में देखो बेटा नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे कि देखो बेटा इनिशियल प्रेशर या हाइयर था, जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है, समझो जैसे 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 प्रोसेस आगे बढ़ रही है बेटा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर धीरे 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 कम हो रहा है। ओके, इधर से देखना है, इधर, लेकिन मैं ये लाइन पे प्रेशर को डिनोट कर रहा हूं, इसलिए हमेशा याद रखना कि ये प्रेशर की लाइन है। तो आप मुझे बताओ कि जब ए से लेके बी पे पहुंचे तो प्रेशर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? प्रेशर बेटा डिक्रीज हुआ। देखो यहां पे इनिशियल प्रेशर हाइयर था, फाइनल प्रेशर यहां पे है, मतलब वो लोअर हो चुका है, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ है। ओके, धीरे धीरे एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग। ओके, अनटिल दिस ओके। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको, जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम का क्या हुआ? देखो पहले वॉल्यूम यहां पे था वी आई, बाद में वो यहां पे पहुंचा वी एफ पे, इसका मतलब जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो कैन आई से as the pressure is decreasing the volume is increasing, correct है कि नहीं? pressure is decreasing, volume is increasing, that is going right way। ओके बेटा, अब देखो ये हो गया हमारा पहला पाथ, ये एक पर्टिकुलर वे में जाता है, ठीक है, ऐसा आ गया। अब धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करो, ग्राफ को रीड करना है, बस ग्राफ को रीड करना है। पाथ 1 के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ पाथ 1 को ही देखो, बाकियों को भूल जाओ। अब अगर मैं पाथ 1 में एक ऐसा हल्का सा एक ग्राफ बना लेता हूं, ऐसा है। अब अगर मुझे वर्क डन निकालने का है तो मैं इधर से एक ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा और इधर एक एरिया को शेड करूंगा, करेक्ट है कि नहीं? तो जब मैं इस एरिया को शेड करूंगा बेटा, तो शेडेड रीजन क्या देगा मुझको? वर्क डन। देख लो इसका वर्क डन कितना है, देख लो, फिर समझ रहे हो आप लोग, इसका वर्क डन इतना एरिया ऑफ शेडेड रीजन से आ जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। चलिए, अब ऐसी प्रोसेस में जनरली हम लोगों ने देखा है कि वर्क डन जो होता है वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव वर्क डन। चलो यहां पे हो गया, ये पाथ 1 है, इसको रीड कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं वर्क पाथ 2 की ओर चलते हैं, जिसमें से हम लोग अभी वर्क डन वगैरह निकालेंगे। सो पाथ 2 जो है हमारा वो है, अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, पाथ 2, ध्यान है, पाथ 2 इधर है बेटा, ये है पाथ 2, ये है हमारा पाथ 2, ठीक है। पहले यहां से शुरुआत की थी, फिर ऐसे सीधे गए, सीधे गए मतलब क्या हुआ बेटा? वॉल्यूम तो इधर बढ़ा, लेकिन प्रेशर कम हुआ क्या? नहीं, वो तो फ्लैट लाइन पे, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट था। तो क्या मैं कह सकता हूं इनिशियली प्रेशर आई कांस्टेंट था, प्रेशर पी आई ये कांस्टेंट था, इनिशियल प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन उसी टाइम पे वॉल्यूम कांस्टेंट था क्या बेटा? नहीं, वॉल्यूम बढ़ते चला। सो वॉल्यूम गॉट इंक्रीज्ड अप टिल व्हाट? वीएफ, वीआई से लेके वो वीएफ तक पहुंचा। ओके, फाइनली क्या हुआ बेटा? देख लो जब यहां पहुंचा, सडनली प्रेशर डिक्रीज होके कहां चला गया बेटा? पीएफ पे। सो प्रेशर गॉट डिक्रीज्ड। लेकिन जब प्रेशर डिक्रीज हुआ तब मुझे बताओ बेटा, जब प्रेशर अचानक से गिर गया
तब वॉल्यूम में कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं, VF पे था, VF पे ही रह गया। इसका मतलब है तब वॉल्यूम जो है PF ये कांस्टेंट था। हो गया बेटा। अब ये एक पाथ है पहुंचने का। अलग अलग से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अलग अलग से पाथ के थ्रू आप लोग पहुंच सकते हो इनिशियल से फाइनल तक। ये उसका एक नतीजा है। अब अगर मैं यहां पे देखूंगा बेटा, इसके लिए एक ग्राफ बना लेता हूं मैं। देखो यहां है इनिशियल और फिर है यहां पे फाइनल। अब मुझको अगर इसके लिए इस दौरान A से लेके B के दौरान कितना वर्क डन हुआ है ये निकालने का है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगेन देयर शुड बी अ लाइन एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल गिव मी द वर्क डन। तो अगर मैं इसको देखता हूं बेटा तो क्या हो जाएगा? ये वर्क डन आ जाएगा। अब यहां का वर्क डन और यहां का वर्क डन देखूं तो इनमें डिफरेंस है। ये वर्क डन देखो, ये वर्क डन देखो, इसमें डिफरेंस है। ठीक है बेटा। अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे पाथ की ओर। सो अभी हम लोग देखेंगे सी पाथ, थर्ड पाथ। ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, पाथ थर्ड पाथ की ओर चलते हैं। ये इधर देखो, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग पाथ थर्ड को देखते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है। थर्ड पाथ को देखो। सबसे पहले क्या हुआ देखो, इनिशियली क्या हुआ? इनिशियली इधर से इधर देखो प्रेशर एकदम से घट गया, एकदम से डिक्रीज हो गया। प्रेशर गॉट डिक्रीज्ड एक्सट्रीमली, बट वॉल्यूम डिड नॉट चेंज। सो वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो क्या हुआ बेटा? प्रेशर जो है वो घट गया, PI से लेके PF तक चला गया, लेकिन जो वॉल्यूम था VI पे वो कैसा था बेटा? कांस्टेंट। बट फाइनली जब वो PF पे पहुंचा, फाइनली क्या हुआ बेटा? फाइनली जब वो PF पे पहुंचा तो PF पे पहुंचने के बाद में प्रेशर अब यहां से बाद में ना घटा ना बढ़ा, वो कांस्टेंट था। तो प्रेशर कांस्टेंट रहा, लेकिन उस टाइम पे वॉल्यूम लेकिन क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम गॉट इंक्रीज्ड। सो वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं अगर इस ग्राफ को देखता हूं यहां पे, ऐसा और ऐसा, ये A और ये B। अब जब मुझको इनिशियल फाइनल के बीच में वर्क डन निकालने का है वापस से एक बार, तो मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालूंगा। यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन। जब मैं इसको एरिया निकालूंगा तो यहां पे एरिया आएगा। अब एरिया ऑफ दिस और एरिया ऑफ दिस ये वर्क डन देगा। पहली चीज इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया अलग अलग है, दूसरी चीज। और सबसे लास्ट वाली चीज तो हम लोग ये कह सकते हैं, एज एरियाज आर डिफरेंट वर्क डन विल बी डिफरेंट। कंक्लूजन है कि तीनों प्रोसेस में इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। तीनों प्रोसेस में इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होने के बावजूद भी, इवन इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, but still we can conclude that the work done could be different just because of the paths which are intermediate between them. तो इसका मतलब अगर मैं कंक्लूजन पे चलूंगा, इसको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं, और अगर मैं कंक्लूजन की साइड पे चलूंगा तो सबसे पहले मैं आपको कंक्लूजन पे ये कहूंगा बेटा, फर्स्ट थिंग दैट आई विल पुट इज वर्क डन इज नॉट सेम एट ऑल फर्स्ट। दूसरी चीज है कि वर्क डन डिपेंड्स नॉट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बट ऑल्सो वर्क डन ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट ऑल्सो द पाथ फॉलोड। अगर ये चीज आपको कंक्लूजन में समझ गई है तो वो बहुत जरूरी है कि किस रास्ते से वो गया है, उसके हिसाब से वर्क डन कितना है, क्या है, वो डिसाइड होगा। कभी प्रेशर कांस्टेंट है, सडनली वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट था फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा था, और अचानक से प्रेशर डाउन हो गया। कभी ये हो रहा है कि प्रेशर अचानक से घट गया लेकिन वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं, और अचानक से फिर प्रेशर बढ़ गया।
सॉरी प्रेशर कांस्टेंट था लेकिन फिर वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसा जब प्रोसेसेस आती है, देखो वैसे देखा जाए तो आप लोग इसमें कितने भी तरीके से जा सकते हो। ये एक तरीका हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है, यहां से तरीका हो सकता है, यहां से भी जा सकते हो। कितने भी तरीकों से हम लोग यहां पे पहुंच सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 3 बेसिक टाइप से ही आप लोग एक्चुअली वहां पे पहुंचोगे। 3 बेसिक, ये ऐसे ऐसे टाइप के जो है ना वो एक जैसे ही होंगे, तो इसलिए उनको ज्यादा हम लोग डिटेल्स की देखने की जरूरत नहीं। इसलिए हम लोगों ने जब लिया था तो एक ही एग्जाम्पल लेके किया था। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हम लोग देखेंगे हीट एडेड टू द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के साथ। ठीक है, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हीट ऐड कर देते हैं तो क्या इंपैक्ट होता है, तो वो देखते हैं। ठीक है, चलो क्या ऐड करना है, हीट ऐड करनी है। समझ गए ना आप लोग क्या करना है। चलो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, 2 केसेस को लेके चलेंगे इसमें भी। पहली केस है, मान के चलो कि एक ओपन सिस्टम है। ठीक है बेटा, क्या है, एक ओपन सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने मान के चलो एक हमेशा की तरह आइडियल गैस ले लिया, फिर उसमें वो एक हम लोगों ने क्या कर दिया, एक पिस्टन रखा है। ठीक है, जो मूवेबल होगा इजीली वगैरह वगैरह, कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा समझ लो। ये ओपन सिस्टम है, जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, इसको मैंने समझो गर्म किया। गर्म किया मतलब मैंने हीट दी उसको। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने उसको बेटा हीट दे दी। ओके, तो होगा क्या बेटा, सिस्टम के अंदर का जो गैस है या कहो सिस्टम जो है वो हीट को गेन करेगी। जब वो हीट को गेन करेगी बेटा तो वो क्या करेगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। ऐसे कैसे हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। जब हीट एनर्जी गेन हुई तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, करेक्ट है। साथ साथ में कुछ वर्क डन भी होगा, तो क्या करता है, गैस एक्सपांड हो जाता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना चालू कर देते हैं। जैसे उसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो अल्टीमेटली फोर्स भी बढ़ गया, तो वो पिस्टन को ऊपर ढकेल देते हैं। सो गैस एक्सपांड्स, बेसिकली गैस एक्सपांड्स। फंडामेंटल लेवल पे बताऊंगा तो ये क्या हो गया, गैस एक्सपांशन हो गया। लेकिन ये कब हो सकता है बेटा, जब हमारी सिस्टम ओपन है तभी होता है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा ना, कुकर की सीटी भी ऊपर आ जाती है क्योंकि वो वाटर इवेपोरेट हो गया तो उसका प्रेशर बढ़ बढ़ के वो सीटी को ऊपर ढकेल देता है कि नहीं, और फिर गैस निकल जाती है। फिर वापस से प्रेशर जैसे ही रिलैक्स हो गया वो सीटी नीचे। एकदम फंडामेंटल लेवल का साइंस है बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अब यहां से आगे धीरे धीरे हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स के साथ में चलना है, तो उनके साथ में आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। चलिए देखें, हाँ जी। अगर ऐसा हुआ है थर्मल एक्सपेंशन में तो यहां पे वर्क डन तो कुछ तो हुआ है। सो वर्क डन इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वर्क डन हुआ, दैट इज फॉर श्योर। ऑल्सो वी कैन से दैट हियर द हीट एनर्जी इज गिवन, दैट इज ऑल्सो, सो हीट का एक्सचेंज हुआ है और सिस्टम ने हीट को गेन किया है। सिस्टम अगर हीट को गेन करता है तो आपको पता है हीट इज पॉजिटिव, तो दोनों भी काम हुए। जब वर्क डन बाय द, देखो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन किया ना उसने, पिस्टन को ढकेला तो उसने पिस्टन के ऊपर काम किया, तो मतलब पॉजिटिव वर्क है। दूसरी चीज कि उसको हीट मिली है तो उसने हीट को गेन करके ही ये काम किया है। ये जो उसने कांड किया ना बेटा पिस्टन को ऊपर ढकेलने का, ये किसके वजह से हुआ, क्योंकि उसने हीट को लिया है, गेन किया है, करेक्ट है। चलिए, लेकिन जब ये हीट एब्सॉर्ब होती है, एक्चुअली वो कैसी होती है बेटा, फाइनाइट होती है, फाइनाइट अमाउंट में, उसको एक लिमिटेशन है, करेक्ट है कि नहीं। अब जब हम लोग उसको एक लिमिटेशन में पुट कर देंगे, प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेगी, और फिर अगर आप लोग देखोगे इसमें धीरे धीरे से ये सारी चीजें एक लेवल पे जाके पहुंच जाती है। वर्क डन भी हुआ, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई होगी, जो भी है सारी सिस्टम समझ गए होंगे। ये होता है ओपन सिस्टम। लेकिन अगर अब ये एक तरीका हो गया, दिस इज द वन पाथ टू हीट ट्रांसफर। लेकिन अगर मान के चलो मैं हीट नहीं करता हूं और उसके बाद में भी कुछ होता है क्या, ये चेक करने का है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेकंड जरूरी है इसको कंपेयर करने के लिए।
सो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए केस 2 के साथ चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टडी द केस 2। केस 2 में हम लोग एक इंसुलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बेटा। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंसुलेटेड सिस्टम। ओके मेरे दोस्तों, इंसुलेटेड सिस्टम का मतलब समझते होंगे, उसमें हीट बाहर से एक्सचेंज नहीं होती, इसी को इंसुलेटेड सिस्टम कहते हैं। कि यहां पे अगर कोई एक सिस्टम है तो उस सिस्टम में बेटा हम लोग हीट को एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो बाहर से मतलब एनवायरमेंट से सिस्टम को एनर्जी नहीं मिलेगी और ना ही सिस्टम की एनर्जी एनवायरमेंट को जाएगी। सो नो एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस। ओके, दैट सिस्टम इज नथिंग बट द इंसुलेटेड सिस्टम। तो अगर हम लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मुझे पसंद नहीं है। समझो ऐसे मान के चलो कि 2 सिलेंडर है, एक है X, ये है Y, ठीक है बेटा। इसमें गैस भरा पड़ा है, इसका वॉल्यूम लेके चलते हैं इनिशियल VI और इसका लेके चलते हैं V'I, ठीक है बेटा, ठीक है। और इनके बीच में एक क्या है बेटा? पार्टीशन है, ठीक है। अब और ये जब VF, चलो ठीक है, ज्यादा मैंने कहा ना आपको पहले, हम लोग ज्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मैं बेसिक लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सपोज बेटा एक गैस लिया है हम लोगों ने, जिसका इनिशियल वॉल्यूम है बेटा VI, ओके, जो कहां पे भरा हुआ है? X सिलेंडर में। यहां पे एक सिलेंडर है समझ लो, ठीक है, यहां पे भरा है उसको। ये जो बीच में लाइन दिख रही है ना बेटा आपको, मान के चलो कि एक ग्लास की तरह एक पार्टीशन है, और यहां से ऊपर आप कंसीडर कर सकते हो कि समझो वो वहां पे वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, अगर ग्लास जो है, इफ द ग्लास कवर, ये जो है ये ब्रेक हो जाती, इफ ग्लास कवर इज ब्रोकन कह देता हूं, ठीक है, इफ ग्लास कवर इज ब्रोकन, ग्लास पार्टीशन कह सकते हो, इफ इट इज ब्रोकन, VI जो है यहां का जो गैस है वो तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, बिल्कुल। सो VI ऑक्यूपाइज V'I, करेक्ट है कि नहीं? तो VI प्लस VI' इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? फाइनल वॉल्यूम। तो ऐसा हो जाएगा ना, पूरा ग्लास के टुकड़े हो जाएंगे और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है जी। अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ऐसी वाली सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है बेटा, जिसके वजह से कहीं पे भी वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी पिस्टन मूव नहीं हुआ है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो किसी भी पिस्टन को पुश करने का सवाल नहीं आता है, बस वो गैस एक्सपांड हो जाए, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब अगर मैं इसी प्रोसेस में ऐसा सोचूं, कहूं कि हीट का एक्सचेंज कितना हुआ है, तो हीट का एक्सचेंज भी बेटा 0 हुआ है, क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम है, तो हीट तो एक्सचेंज होने से रही, तो वो पार्ट भी खत्म हो गया। अब बेटा हम लोग जब लास्ट में पहुंचेंगे तो एक चीज को अगर हम लोग कंक्लूजन के ऊपर चलेंगे, सो कंक्लूजन क्या कहता है बेटा? देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, देयर इज नो टेम्परेचर चेंज। फर्स्टली ये कहते हैं, होगा भी तो बहुत माइनर सा होगा, या तो नहीं होगा, या तो माइनर, अदरवाइज नहीं, एक्सट्रीमली स्मॉल, निग्लिजिबल यू कैन से, or otherwise no temperature change is found to be happen, plus there is no work done। तो देखो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपको समझना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पे भी क्या किया था बेटा? यहां पे भी हम लोगों ने गैस को एक्सपांड किया था और गैस एक्सपांड हो गया था। यहां पे इनिशियल वॉल्यूम कम था, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो गया था, तो गैस इतना था, अब गैस इतने वॉल्यूम में है, ठीक है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ था और पॉजिटिव हीट एनर्जी हुई थी, करेक्ट है ना? एक पाथ था ये। एक दूसरे पाथ में देखो बेटा, हम लोगों ने क्या किया? हीट नहीं दी, लेकिन हम लोगों ने पार्टीशन ब्रेक किया, तो फिर भी वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के बाद में क्या वर्क डन हुआ? नहीं, सॉरी, क्या वर्क डन हुआ? क्या नहीं हुआ, वर्क डन 0 है। एनर्जी का ट्रांसफर भी 0 है, तो हीट एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, सो टेम्परेचर भी बदलेगा नहीं, ना ही वर्क डन होगा।
तो इसका मतलब यहां पे अगर हम लोग लास्ट में एक चीज कहेंगे तो वो क्या है बेटा, कि हीट ट्रांसफर भी डिपेंड करता है ऑन द पाथ वी यूज. ओके, सो हीट ट्रांसफर also depends on path used. ठीक है, तो हम लोग कौन सा पाथ यूज करते हैं उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, हीट का ट्रांसफर भी. वर्क डन तो था, वर्क डन तो हम लोगों ने देखा ही है. अब बेटा यहां से आगे हम लोग जो टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही क्रूशियल चीज है. मैं आपको उनमें से एक दो ही चीजें हम लोगों को आज पहले देखेंगे और फिर हम लोग रुक जाएंगे. ठीक है, सो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. चलिए क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग. मैं क्या बता रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी पार्ट है. क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. ओके, उसका क्लासिफिकेशन करने का मतलब उनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर किसी प्रोसेसेस को क्लासिफाई करने का मतलब हम लोगों को उनको सेपरेटली देखने का है कि नहीं. तो हम लोग उसमें से सबसे पहला जो देखेंगे वो कौन है, तो देखो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इनमें सबसे पहले बेटा देखेंगे इररिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस. इररिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेसेस. ठीक है, ठीक है. इसमें से सबसे पहले मैं अगर किसी के साथ जाऊंगा तो वो है इररिवर्सिबल के साथ. ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं इररिवर्सिबल के साथ जा रहा हूं तो आप लोगों को भी इररिवर्सिबल के साथ ही चीजों को पढ़ना चाहिए. बस ऐसे ही कोई भी एक चीज है, इररिवर्सिबल प्रोसेसेस. चलिए फिर मेरे दोस्तों, मेरे यारों, व्हाट इज इररिवर्सिबल. मैंने वो क्या देखा था, वो 3 इडियट नाम की मूवी है ना, देखो आप लोगों ने सबने देखी होगी. थ्रो 3 इडियट्स में वो कुछ तो होता है, वो बोलता है अरे नथिंग इज इम्पॉसिबल, और फिर वो टूथपेस्ट ऐसे निकालता है बाहर और बोलता है चलो इसको अब अंदर डाल के दिखा. है कि नहीं, होता है ना ऐसा. मुझसे एक बार ऐसे कुछ तो हो गया था और जल्दबाजी में क्या हुआ था, वो शेविंग क्रीम होती है ना कुछ, वो थोड़ा सा ज़्यादा पचक गया तो ज़्यादा वाली बाहर आ गई. अब हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, हम तो ट्राई करेंगे कि उसकी हर एक चीज़, हर एक बूंद से बूंद, हम तो टूथपेस्ट को भी बेटा ऐसा पूरा कट करके ब्लेड से उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग. तो ऐसे लोगों ने, अभी क्या हुआ बेटा, अब मुझे डालना था उसको ट्यूब में वापस, जो कि जा नहीं रहा था. फिर मैंने क्या किया, उसका ट्यूब के ऐसे झटका मारा. ठीक है, तो ऊपर जो है तो वो पूरी क्रीम नीचे चली गई और फिर ऊपर क्या हो गया, हवा पैदा हो गई. राइट, अब मैंने क्या किया बेटा, उसको थोड़ा सा दबाया, दबा लिया तो हवा बाहर चली गई. और फिर मैंने उस पेस्ट, वो जो शेविंग क्रीम थी, तो शेविंग क्रीम को यहाँ पे ट्यूब के साथ में ऊपर जस्ट वो ट्यूब के माउथ पे लगा दी और फिर उसको ऐसे दबाया. तो क्या हुआ बेटा, ट्यूब में थोड़ा सा क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि पूरा जाएगा, एक साथ तो नहीं होगा ये प्रोसेस, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर चला गया. तो अगर हम लोग ऐसे प्रोसेस को थोड़ा सा धीरे धीरे से अगर करेंगे तो होता है, वो रिवर्स होता है. ऐसा नहीं कि नहीं होगा बिल्कुल, हाँ, लेकिन हर एक चीज होगी ही होगी ऐसा भी नहीं है. सो नाम से समझ गए होंगे आप, इररिवर्सिबल मतलब जिसमें कोई रिवर्स नहीं है, वो वापस से नहीं हो सकती, वो है इररिवर्सिबल. ठीक है, अब देखो बेटा, मैं आपको कुछ प्रोसेसेस ऐसे बता दूंगा कि जिनमें आप लोग देखोगे कि जैसे अगर मान के चलो, नॉर्मली आप लोगों ने देखा है कि हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी अगर एक साथ रखी जाती है तो वो थोड़ी देर के बाद में दे अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम. इजंट इट सो? सो हॉट एंड कोल्ड बॉडीज आफ्टर सर्टेन टाइम दे अटेन व्हाट, थर्मल इक्विलिब्रियम. दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है. करेक्ट है कि नहीं? सो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए. ये सबने देखा है, ये सबको पता है कि नॉर्मली हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद में उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा. अब अगर उनको सेपरेट किया जाए, पहले साथ में नहीं थे, सेपरेट थे, बाद में इकट्ठा आ गए, सो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए. अब सवाल यह है कि जब अगर उनको मैं सेपरेट करके रखूंगा तो क्या वापस से कोल्ड बॉडी वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंचेगी और हॉट बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंचेगी क्या? ऐसा होगा क्या? यह सवाल है बेटा.
तो इसका जवाब है नहीं पहुंचेगी, ऐसे ही नहीं पहुंचेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग, ऐसे ही नहीं पहुंचेगी, कुछ तो करना पड़ेगा फिर आपको। लेकिन नॉर्मली सिर्फ सेपरेशन करके आप लोग उसको थर्मल इक्विलिब्रियम से लेके इनिशियल स्टेट्स तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसी प्रोसेसेस क्या हो जाएगी बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। करेक्ट है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें रिवर्स प्रोसेस को चांस नहीं है किसी भी, जहां पे चांस है उनको रिवर्सिबल में पढ़ेंगे हम लोग, जहां चांस है, लेकिन हर एक चीज में नहीं है, ये श्योर है। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने एक बलून ले लिया और बलून को फुला रहे हो और अचानक से वो फट गया। सो अगर इन्फ्लेटेड बलून अगर फटता है, या समझो टायर की ट्यूब फट जाती है, या कोई भी चीज जो आप लोग देख रहे हो, कोई भी चीज, तो जैसे ही अभी टेनिस का बॉल हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फूट जाता है, तो वापस से उसको फेविक्विक से चिपका के फिर क्यों नहीं काम चलाते हो बेटा? कोई भी स्टिक वो रबर को चिपकाएगा, ऐसा स्टिकी वाला कोई भी सब्सटेंस ग्लू लेके आप लोग उसको चिपकाते क्यों नहीं हो? वो चिपका तो दोगे आप, लेकिन फिर भी वो उतना बाउंस नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक गैस भरी थी उन्होंने जब प्रेशर के साथ में, अब वो निकल गई बेटा, अब वो वापस से नहीं भरेंगे आप। समझ रहे हो? तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हो जाती है। देखो, पंक्चर तो निकलेगा, हवा फिर से भरेंगे, सारी चीजें होगी, लेकिन बेटा बलून का फटना, टायर का पंक्चर होना, ये एज सडन प्रोसेसेस होती है, जिनमें आप लोग कह सकते हो कि यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम पे कंडीशंस नहीं होती, देयर इज नो इक्विलिब्रियम बीन अटेन्ड देयर। तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है बेटा, जैसे पंक्चर ऑफ टायर है समझो, जिसमें ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है। जैसे यार समझो, अगर मान के चलो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स को आप लोगों ने अभी वो उसकी तीली जला दी, सो मैच स्टिक को अगर जलाते हैं हम लोग बेटा, तो वो जल जाता है पूरा। क्या अगर मैं उसमें से हीट, और उसको हीट दिया, वो जल गया, अब अगर मैं उसमें से हीट निकालूंगा तो क्या लकड़ी वापस बनेगी? क्या नहीं बनेगी ना। वैसे ही कैंडल का भी होता है बेटा, बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या ये ऐसा ही नहीं होगा? ये भी तो इरिवर्सिबल है। अगर एक बार कैंडल जल गई तो जल गई, क्या आप लोग उसमें से हीट निकाल के वापस से मोमबत्ती बना सकते हो? क्या कैंडल को हीट दी, वो मेल्ट हो गया, अब उसमें से हीट निकाल लेते हैं और फिर वो वापस से कैंडल बन जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा है ना। सो दीज आर द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में बच्चों थोड़ा सा ग्राफ के हेल्प से देखो, अगर जाने का पाथ ये है तो आने का पाथ ऐसा का ऐसा नहीं होता है, ये याद रखना। तो इसमें सेम पाथ नहीं होता है, इसलिए मैं कहूंगा आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस में द पाथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स दे आर नॉट सेम, ये दोनों पाथ सेम नहीं होते। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में याद रखना बेटा, इनिशियल फाइनल स्टेट भले सेम हो, नो डाउट, इनिशियल फाइनल स्टेट क्या हो सकती है, अटेन की जा सकती है, लेकिन इवन इफ इट हैपन्स बेटा, उसका जाने का और आने का जो पाथ है वो अलग अलग होगा। समझ गए? तो इसका पाथ अलग हो सकता है, इसका वर्क डन भी अलग हो सकता है, लेकिन इसमें एक और चीज होती है बेटा कि जो बहुत जरूरी है समझना, और वो है कि यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जो कि कैसे होता है बेटा, परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी है। परमानेंट, इसका मतलब यहां पे जो एनर्जी लूज हुई थी वो परमानेंट है। जैसे कैंडल को जला दिया, उसकी लॉस ऑफ एनर्जी होगी, तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी आप उसको वापस से नहीं ला सकते, इरिवर्सिबल है। समझ रहे हो आप? तो ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। गॉट द पॉइंट? सो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को आप लोग रिस्टोर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। द पाथ ऑफ forward direction and the path of the reverse direction both are not at all the same things, and that is how अगर आप लोग लाइफ में मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस देखोगे तो ये इरिवर्सिबल मिलेगी। जैसे कि कोई भी चीज हम लोग कंबशन में देखते हैं ना, तो वो इरिवर्सिबल है। समझ रहे हो आप लोग? तो वो चीजों को जैसे आप लोग देखोगे वो मोस्टली इरिवर्सिबल है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि ये इरिवर्सिबिलिटी की कॉज क्या है बेटा। हमें इरिवर्सिबिलिटी का कॉज भी तो देखना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है कि नहीं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है, हल्का सा यहां पे। हाँ, अगर कोई प्रोसेस ये मैक्सिमम
आप कह रहे हो कि इरिवर्सिबल है तो उसकी वजह होगी ना कुछ तो सवाल यह है कि उसकी वजह क्या है। तो वजह पहले समझ लो, जो लॉस ऑफ द हीट एनर्जी हो रहा है या जो लॉस ऑफ द एनर्जी वहां पे हो रहा है वो लॉस नहीं आ रहा है, भरा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं द मेनी प्रोसेसेस दैट टेक द सिस्टम टू द नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो मेनी प्रोसेसेस takes system to non equilibrium position, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो भी है आप लोग समझ जाओ अभी इसको, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है बेटा कि जो लॉस होता है ना तो एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है। तो लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन या कोई भी दूसरे ऐसे फोर्सेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, उनमें वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा। फ्रिक्शन होगा, विस्कोसिटी होगा, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम लोग क्या कर देते हैं, लॉस। ये वापस से नहीं आ सकता, तो ये रिवर्सिबल नहीं है बेटा। वंस यू आर गिविंग द एनर्जी दैट विल बी गिवन एनर्जी, बस खत्म हो गया। तो ऐसा है, ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका ही भाई बहन जो भी कहना है कहो, और लेकिन वो अगला पार्ट जो है ना, हाँ ये कह सकते हो, नोट बोल के समझ लो, जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है या कहो जितनी भी स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेसेस है, इनमें सब ये सारी की सारी यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन के साथ चलती है। तो ये सारी की सारी ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होती। कौन? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो जो फटाफट हो जाती है ना, जैसे ये टायर का पंक्चर होना स्पॉन्टेनियस है, बलून का पंक्चर हो जाना ये स्पॉन्टेनियस है। तो जो जो चीजें स्पॉन्टेनियसली घटती ना तो वो एक्चुअली इरिवर्सिबल है, वो फटाक से वापस नहीं आएगी। इसका मतलब रिवर्सिबल कैसे होगी? फटाक से तो नहीं होती, स्लोली होती होगी। स्लोली मतलब क्वासी स्टैटिक, पहले देखा था ना। चलिए आगे बढ़ रहे बेटा, अब देखते हैं मेरे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट के बारे में, और वो है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेसेस। कुछ नहीं बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये होगा बेटा इनिशियल, ये होगा बेटा फाइनल, ये जाने का रास्ता, ये आने का रास्ता। मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिसको इरिवर्सिबल समझ गया उसके लिए रिवर्सिबल काम कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, समझ लो। चाय को गर्म किया, चाय ठंडी हो गई, फिर से गर्म कर ही सकते हैं ना, उसी रास्ते से जैसे पहले हुआ था, तो वही होगा बेटा, वहीं पे पहुंचेंगे। और इसलिए फिर याद रखना, जैसे कुछ प्रोसेसेस है कि जिनको हम लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को जल्दी से रिस्टोर नहीं कर पाएंगे वहां पे, तो ऐसे इसमें हम लोग उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। लेकिन रिवर्सिबल में अगर आप लोग देखोगे, सो इनिशियल स्टेट जो है, इनिशियल स्टेट को हम लोग वापस से रिस्टोर कर सकते हैं, कैन बी रिस्टोर्ड। ओके, पहली चीज ये समझ लो, ऐसी प्रोसेसेस होती। अब दूसरी चीज देखो, इसमें जो पाथ होता है ना बेटा, तो ये पाथ फॉर द फॉरवर्ड प्रोसेस या फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द रिवर्स प्रोसेस बोथ आर सेम। एक ही रास्ता बेटा, जाने का रास्ता भी वही, आने का रास्ता भी वही। अगर हम लोग ऐसा कहते हैं मतलब प्रोसेस सेम पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ से ये हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है, ये भले ऐसा हो, लेकिन यही प्रोसेसेस कैसी होती है बेटा, ये पॉसिबल है जब आपकी प्रोसेस कैसी होगी, क्वासी स्टैटिक। मींस अगर ये बहुत स्लो प्रोसेस के साथ चलेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था लास्ट पॉइंट में, जब नोट करो इरिवर्सिबल के बारे में, दैट ऑल द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब जो एकदम से घट जाती है, सडनली, लाइक एन एक्सीडेंट। इफ इट हैपेंस वेरी सडनली बेटा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें लॉस को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे वो इरिवर्सिबल बन जाती है। लेकिन जहां ये चेंजेस आ रहे हैं, ये धीरे आ रहे हैं और एकदम से स्लोली आ रहे हैं, ऐसे टाइम पे वो रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाते हैं। सो अगर मैं कहूंगा बेटा ये एक आइडियल प्रोसेस है, और अगर हम लोग देखेंगे रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को, तो रियल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये मैक्सिमम टाइम्स इरिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती। मैक्सिमम टाइम्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल द टाइम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स। सो हो गया बेटा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एजम्पशन से लेके, कुछ एजम्पशन लेके फिर हम लोग आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, उसके बाद में साइक्लिक, एडियाबैटिक, ऐसी 4 से लेके 5 आई थिंक 5 प्रोसेसेस को देखेंगे। 5 अच्छे होंगे,
इनको सबको देखेंगे कल पूरा ये पार्ट बहुत जरूरी, उसके लिए आज बेस जरूरी था, तो आज बेस तक की चीजों को पढ़ के आना, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद द सेम चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, और आप लोग अमोल भैया के साथ में एंजॉय करिएगा फिजिक्स को, समझिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।